हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एंड आप सब ने जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट भी दिया होगा, राइट? चलिए, तो आपको तो सिलेबस ऑलरेडी पता होगा अगर आपने टेस्ट दिया है। क्या था हमारा सिलेबस नेक्स्ट स्टेप का? देखो, पेपर कोड क्या है हमारा, ZG202425। एट्थ क्लास के लिए तो 8S यानी कि एट्थ क्लास का साइंस। और क्योंकि ये हमारा सैंपल टेस्ट था, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, 00। ठीक है। और पेपर आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि अभी हमने फिलहाल बहुत बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, बट आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है? टॉपिक क्या था हमारा, सम नेचुरल फिनोमिना एंड लाइट, ये दोनों चैप्टर थे। और इन दोनों चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन इसके आए थे एंड 10 क्वेश्चन इसके आए थे, राइट? तो एक बार हम वही टेस्ट पेपर देखते हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया था। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका टेस्ट पेपर था। ठीक है, यही आपको मिला था। अब हम आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं, इसी टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको आंसर की मिल चुकी है, ठीक है, बट हम इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट लाइटनिंग? कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के लिए? हम सबको पता है कि लाइटनिंग कैसे होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से। जब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या दिखता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत सारे चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, तो किससे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है। बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, एनोमीटर है एंड लाइटनिंग डिटेक्टर है। तो देखो, लाइटनिंग को लाइटनिंग डिटेक्टर से ही हम चेक करेंगे। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइटनिंग डिटेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द सेफेस्ट प्लेस टू बी? अब देखो, ये तो चीज आपने खुद भी फील की होगी क्योंकि यहाँ पे इतना अर्थक्वेक आता है ना? तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस है, घर के बाहर के कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ घर के अंदर के हैं, यानी कि अगर हम बहुत टॉल बिल्डिंग में रहते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए ही अर्थक्वेक आता है, ऐसा तो नहीं कि एक एक मिनट के लिए, दो दो मिनट के लिए आ रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है। सो इन दैट केस हम फटाफट से उतर के बाहर तो नहीं जा सकते, तो एट होम के कुछ प्रिकॉशंस है, और जब हम घर के बाहर रहेंगे तो हमारे कुछ अलग प्रिकॉशंस है। बट मेन चीज क्या होती है कि हमें एक सेफेस्ट प्लेस पे जाना चाहिए, चाहे हम घर के अंदर हो चाहे हम घर के बाहर हो, राइट? चलो, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द सेफेस्ट प्लेस टू बी नियर अ विंडो, ठीक है, अंडर अ डोरवे, इन एन एलिवेटर, या फिर आउटसाइड इन एन ओपन एरिया। ठीक है, तो देखो, विंडो के बाहर हम नहीं रह सकते, विंडो के पास नहीं रह सकते हैं, डोरवे गेट के पास क्यों रहेंगे, एलिवेटर में तो भूल के भी नहीं जाना है हमको। ठीक है, कहाँ पे है, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओ, ठीक है, कहाँ पे पहुंच जाओ, एक खुले मैदान में पहुंच जाओ, एक ओपन एरिया में पहुंच जाओ, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, राइट? इसमें बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं, और जब बिल्डिंग्स कोलैप्स होंगी तो जो वहां पे रहेगा उसके ऊपर गिरने के चांसेस हैं, राइट? तो हमें एक ऐसी जगह पे पहुंच जाना है जहां पे अगर डिजास्टर होता भी है तो उससे हमको हार्म ना हो। क्लियर है? तो एक हमेशा ओपन एरिया ढूंढना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउटसाइड एन ओपन एरिया। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So question 3 is which phenomena occur due to the rapid movement of charged particles? कौन सा phenomena, अच्छा, charged particles from the sun, तो कौन सा फिनोमिना यहाँ पे होता है, किसकी वजह से, जब चार्ज बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोर्नाडो है, सोलर फ्लेयर है, अर्थक्वेक है और थंडरस्टॉर्म है। तो चार्ज पार्टिकल के बहुत तेजी से रैंडम मूवमेंट से कौन सा डिजास्टर होता है यहाँ पे, ये होता है सोलर फ्लेयर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फिनोमिना?
कौन सा यहाँ पे फिनोमिना ह्यूमंस की वजह से है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। तो अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, डिफोरेस्टेशन है एंड साइक्लोन है। तो अर्थक्वेक तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेजी से कूदेंगे, ठीक है, और तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, इसकी वजह से हम टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लैंडस्लाइड भी हमारी वजह से नहीं ही, आई मीन लैंडस्लाइड भी किसकी वजह से होता है, नेचुरल डिजास्टर है, राइट। साइक्लोन हम नहीं लेकर आ सकते, लेकिन डिफॉरेस्टेशन जो है ये हम ही कॉज करते हैं, ये नेचर कभी कॉज नहीं करती, नेचर तो हमेशा एफॉरेस्टेशन करती रहती है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जब हम लार्ज स्केल पे पेड़ को काटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एक लैंड है, ठीक है, अगर उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसको सॉइल जो है, ठीक है, और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत तेजी से ग्रैब करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनमें मजबूती बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो सॉइल वहां पे टिकेगा ही नहीं, ठीक है, जमीन वहां पे टिकेगी ही नहीं। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनमेड फिनोमिना, डिफोरेस्टेशन। और इसकी वजह से काफी सारे नेचुरल फिनोमिनाज होने के चांसेस है, राइट। सो फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। अर्थक्वेक के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, अ साउंड वेव, अ सेस्मिक वेव, अ वाटर वेव या फिर अ लाइट वेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसी टाइप की वेव होती है, वो सेस्मिक वेव होती है, ठीक है, बहुत डेंजरस जोन है बेसिकली। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेस्मिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। अब यहाँ पे कह रहे हैं अ वोल्केनिक इरप्शन इज कॉज्ड बाय। तो वोल्केनिक इरप्शन किसकी वजह से होती है, क्या रीजन है, रिलीज ऑफ गैस फर्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ मैग्मा सेकेंड, थर्ड है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिजन एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो देखो जब गैस रिलीज होगी तो भी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन का वो है, मूवमेंट ऑफ मैग्मा की वजह से भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, एंड द थर्ड वन इज, ठीक है, ये आपने टिक नहीं किया होगा है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिजन। जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो ये भी एक रीजन है वोल्केनिक इरप्शन का। क्लियर, सो इस क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। कौन सा इसमें से नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है टोर्नाडो, अर्थक्वेक, पोल्यूशन एंड वोल्केनो। कौन सा यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना नहीं है, सी, पोल्यूशन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। पोल्यूशन कौन करता है, जब हम लोग नहीं थे तो पोल्यूशन नहीं था, अब हम लोग हैं तो हम खुद ही पोल्यूशन कर रहे हैं ना, हर जगह हम कचरा फैला रहे हैं। तो कौन कौन से टाइप की पोल्यूशन हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और साउंड पोल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो काफी सारे टाइप के पोल्यूशन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स ही इन पोल्यूशंस को फैलाते हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं है, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7th विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो विच गैस इज कॉमनली इमिटेड ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन सी गैस यहाँ से इमिट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। सो बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन में जो गैस ट्रैवल करती है, ठीक है, जो गैस यहाँ से एमिट होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9th। सो क्वेश्चन 9th इज व्हाट इज सिस्मोग्राम। ठीक है, सिस्मोग्राम क्या है यहाँ पे, अ डिवाइस टू प्रिडिक्ट वेदर, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो वेदर को प्रिडिक्ट करता है, अ ग्राफ आउटपुट ऑफ सिस्मोग्राफ, ठीक है, थर्ड वन इज टूल टू मेजर द विंड स्पीड एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे भी आपने मिलता जुलता आंसर टिक कर ही दिया होगा है ना, कि यहाँ पे सिस्मोग्राम है, यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, तो मतलब ये इसका आंसर हो सकता है। एग्जैक्टली व्हाट इज सिस्मोग्राम, क्या होता है, एक ग्राफ आउटपुट है, ठीक है, जो सिस्मोग्राफ देता है बेसिकली। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th।
सो क्वेश्चन 10th इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मेन कॉज क्या है, किसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। हेवी रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन, अर्थक्वेक या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली ऑल थ्री आर द रीजन जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सम नेचुरल फिनोमिना के टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, राइट। अब जो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन होंगे वो कौन से चैप्टर से हैं, लाइट चैप्टर से है। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 इज वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं किसकी वजह से, लाइट, डार्क, रिफ्रैक्शन या फिर ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी चीज को देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हो वहां पे पूरा हम अंधेरा कर दे तो आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज से फेमिलियर ना हो, है ना। अगर आप उस चीज से फेमिलियर होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, यहाँ पे ये चीज रखी हुई है। लेकिन अगर कहीं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे आपको नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसी लाइट जाती है, लाइट बंद होती है, फिर डार्क हम वहां पे कर देते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो क्वेश्चन 11th का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, the bouncing back of light into the same medium is called। bouncing back of light, इसको हम क्या कहते हैं, देखो कोई भी हमारे पास प्लेन सरफेस है, लाइट आ रही है, इस पे टकरा के वापस से बैक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द बाउंसिंग बैक। तो बेसिकली किसका स्ट्रक्चर बनाया है हमने, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये किसका है, ये है हमारा रिफ्लेक्शन। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, तो इसमें यही होता है कि एक रेज आई यानी कि इंसिडेंट रे आई है, फिर इससे टकराएगी प्लेन मिरर से और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। सो क्वेश्चन 13th इज द बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर कंटेन। आप सबने प्लेन मिरर देखा है, हमें उसमें क्या दिखती है, अपनी शक्ल दिखती है। लेकिन अगर वहीं अपने हम विंडो की ग्लास को देखें तो उसमें हमें बहुत कम इमेज देखने के लिए मिलता है, बहुत धुंधला सा, बहुत लाइट हमारी इमेज बनती है। ऐसा क्यों। और जो हमारे घरों में जो वॉशरूम्स में मिरर होते हैं उसमें हमारी जो फेस है, जो हम देखना चाह रहे हैं उसमें वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो जो मिरर है उसके बैक साइड में क्या की गई है, पॉलिशिंग की गई है। जबकि जो हमारे विंडो के ग्लास होते हैं उसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती है, जैसे फ्रंट साइड है वैसे बैक साइड है। इस वजह से क्या होता है कि वो लाइट को ट्रैप नहीं कर पाता, लाइट वहां से पास हो जाती है। और जब लाइट पास हो जाएगी तो हमें विजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वहां पे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां पे तो लाइट पास हो रही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या किया गया, बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर कंटेन, प्लेन मिरर के बैक साइड पे क्या चीज होती है, गोल्ड की कोटिंग की गई होती है, सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई होती है, या फिर कॉपर की कोटिंग की गई होती है। किसकी कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जा सकती है, आई मीन की जा सकती है नहीं, की जाती है, ठीक है। सो द बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर कंटेन सिल्वर कोटिंग। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 13th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। परपेंडिकुलर, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये आई और ये गई, इसके बीच में हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड normal. So the perpendicular drawn to the reflecting surface is called normal. So question number 14th को option A is correct. Now next question है अब हमारा the angle between the reflected ray and the normal is. दोबारा से वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में हमने बना दिया है नॉर्मल। अब यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बना है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगेन देखो अब आपको पता चल चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16th. So question 16th is the nature of image formed by the plane mirror. प्लेन मिरर किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन करती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सो बेसिकली जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है दैट इज नॉट रियल, ठीक है, वो रियल नहीं है। कैसी है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है, कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन पे इमेज बनती है दैट इज रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17th. So if you hold a pen in your right hand and stand in the front of the mirror, the pen will be in the left hand in the image. Of course, आप खुद भी अभी जाके करके देख सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक हाथ में पेन लो, अगर आपने राइट हैंड में पेन लिया है तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड में दिखेगा, अगर आपने लेफ्ट हैंड में पेन लिया है तो मिरर में आपको राइट हैंड में दिखेगा, ऐसा होता है। नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, अब इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर इन्वर्जन। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, आपका राइट मिरर का लेफ्ट, मिरर का लेफ्ट आपका राइट, ठीक है, तो लेफ्ट राइट वहां पे चेंज होता रहता है। सो उसको, उस टर्म को क्या कहेंगे हम, उस टर्म को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री, दो प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। अब क्वेश्चन ये देखो, हमने अपनी बुक में पढ़ा था 90 डिग्री पे क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 360 अपॉन 40 माइनस 1, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, 360 अपॉन 40 माइनस 1। अब किसी भी एंगल पे मिरर रखा होगा आप ये पता कर पाओगे कि उसमें कितने क्या बनेंगे, कितने आपको उसमें इमेज देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 4 9 जा 36, तो 9 माइनस 1 कितना होता है, 8। यानी कि अगर मिरर 40 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है तो टोटल इमेजेस कितने बनेंगे, 8 इमेजेस बनेंगे। अब आपको बार बार बना के देखने की जरूरत नहीं है, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, टाइप ऑफ मिरर यूज एज साइड व्यू मिरर, ठीक है, तो जब हम कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो उसमें चाहे कार ले लो चाहे आप कोई सा व्हीकल ले लो, उसका साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि उसमें कौन सा मिरर है, राइट। अब देखो उसमें क्या चीजें दिखाई देती है, पूरी हमें बैक रोड दिखाई दे जाती है, ठीक है, हर चीज हमको उसमें पूरा प्रॉपर नजर आता है उस छोटे से मिरर में। तो वो क्या कर रहा है, वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है या फिर ग्राउंड मिरर है। तो कौन सा मिरर होता है, ठीक है, रेयर साइड व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर होता है वो, कॉन्वेक्स मिरर होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फ्रंट बल्ज पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। तो आप सबने आई का देखो स्ट्रक्चर देखा ही, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है और यहाँ से पूरा आपको एक सर्कुलर दिखेगा, ठीक है, तो बल्ज पार्ट ऑफ द आई जो बाहर की साइड वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर प्यूपिल। सो दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, क्या कहा जाता है उसको, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। और इसी के साथ हमने नेक्स्ट स्टेप में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, टोटल 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, सम नेचुरल फिनोमेना एंड लाइट, राइट, और यहाँ पे ये हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, बाकी अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जिन स्टूडेंट का ये टेस्ट मिस हो गया है, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार कंडक्ट किया है, अब ये टेस्ट चलता ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, आपको इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको दो चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? सबसे पहला आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा और दूसरा आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप ही की क्लास के बच्चे होंगे, है ना। जैसे ही हमारी कोई क्लास आती है, क्योंकि देखो सिर्फ यही क्लास नहीं है, हमारी रेगुलर क्लास भी वहाँ पे होती है, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन भी मिलेगा, राइट। और जिस भी हम पीडीएफ पे पीपीटी पे पढ़ाएंगे, वो पीपीटी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में भी मिल जाएगा विद सोल्यूशन, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है, वो फिल कर दिया आपने, आपको लिंक के थ्रू ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, थोड़ा वेट करना, हम आपको उसमें एंट्री देंगे, तभी आप उसमें ज्वाइन हो पाओगे, ठीक। जब आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, अगर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आए हो, तो आपको वहाँ पे टाइप करना है अपना नाम, ठीक है, क्योंकि क्लास तो हमको पता ही होगी, उसी क्लास में आप जुड़े होंगे, और इन्फॉर्मेशन आप हमसे पूछ सकते हो नेक्स्ट स्टेप के बारे में, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे पेपर कंडक्ट होता है, ठीक है, कब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कब आपको हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है, हम कब आपको सोल्यूशन देंगे और कब आपको ये वीडियो मिलेगी, सारी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट टेस्ट आपका मिस ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।